मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से ये मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं बेसिक से लेकर के, यानी जिसको एक्चुअल फिजिक्स की फीलिंग लेनी है तो मेरे साथ वो जरूर जुड़ सकता है इस चैनल पर, और अपने कमेंट्स डालना मत भूलिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में शुरुआत में बात होती है प्योरली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई। ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने ये नई तरह की मैग्नेटिक फील्ड अचानक बाई चांस डिस्कवर की। तो देखिए, जितने भी बड़ी चीजें हैं दे आर ऑल डिस्कवर्ड बाय चांस। हर बड़ी चीज की डिस्कवरी, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी है, तो अचानक ही सब कुछ हो। बड़े बड़े काम अचानक ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे पहले बात करते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसने करंट कैरिंग वायर, राइट, उसके बगल में एक कंपास नीडल, एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दी, राइट। तो जब उसने इसके बगल में रखी तो उसने अचानक देखा कि ये तो डिफ्लेक्ट हो रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब वो किस तरफ जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, वो बात की बात है। तो उसने इसकी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व की। तो उसने कहा कि ये डिफ्लेक्ट कैसे हो सकती है, यानी कोई ना कोई इस पे फोर्स लग रही होगी तभी ये डिफ्लेक्ट कर रही है तो मतलब रोटेट कर रही है सेंटर के अबाउट। तो इस तरह से बाई चांस ही एक करंट कैरिंग वायर द्वारा जब एक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई तो उन्होंने कंक्लूड करने की कोशिश की कि कोई ना कोई इस वायर के आसपास फील्ड है, उस फील्ड को उसने मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया है, राइट। तो इस तरह से ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी के बारे में बात कर रही है। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कंक्लूजन्स हुई, ठीक है, जिस कंक्लूजन से हम बायट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है। एक करंट कैरिंग वायर किसी भी शेप की हो, वो किस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रही है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो उसकी डेरिवेशन तो हम नहीं करते बायट-सैवर्ट्स लॉ की, तो डायरेक्ट कंक्लूजन बेस एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली कंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो आइए, ये तो होगी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा और बात करते हैं, यानी अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसको मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो कोई भी मूविंग चार्ज हो सकता है। कोई भी मूविंग चार्ज, इट कैन बी ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि करंट क्या है, करंट भी तो देखिए, चार्ज अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, राइट। तो मूविंग चार्ज हम कह सकते हैं इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पहले तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पढ़ा था कि जो कोई स्टैटिक चार्ज है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन आ गया कि स्टैटिक चार्ज किस चीज का सोर्स है। देखिए, एक स्टैटिक चार्ज जो रेस्ट पर है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास, या हम कह सकते हैं क्योंकि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो इसका मास भी होगा। तो हम 11वीं में ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मास, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक मास अपने आसपास एक जाल बिछाता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, उस जाल में कोई दूसरा तो फंस जाता है, ठीक है। तो दैट इज दिस ग्रेविटेशनल फील्ड। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये प्यार के महीने में बना रहा हूं, वैलेंटाइंस डे का हफ्ता चल रहा है, तो कभी गलती से मत मान लेना कि भाई हाँ इस महीने में भी हमारे पास भी मास है, हमारे सामने वाले के पास भी मास है, तो उसकी भी फील्ड होगी, आपकी भी फील्ड होगी। जरा बच के रहिएगा, क्योंकि हर एक मास वेदर लिविंग और नॉन लिविंग अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, उसमें अगर कोई दूसरा आएगा तो फंस जाएगा, जरा बच के रहिएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन मान लीजिए सवाल आए कि मूविंग चार्ज क्या कर सकता है। मूविंग चार्ज को हमें पता लगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है, तो मूविंग चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। और मूविंग चार्ज, ऑब्वियसली चार्ज मूव कर रहा है तो मास तो होगा ही होगा, तो मूविंग चार्ज आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये छोटे छोटे सवाल आपको जरूर याद रखने चाहिए, कंपटीशन में भी किसी ना किसी असर्शन रीजन की फॉर्म में थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी इस चैप्टर में वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन मूविंग चार्ज, राइट। यानी जब एक चार्ज की वेलोसिटी होती है अपने आसपास फील्ड क्रिएट करेगा, उसकी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा, दूसरा चार्ज आ सकता है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है। तो हम इसमें इस चैप्टर में अगले लेक्चर में मैग्नेटिक फोर्स की बात करूंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगती थी, ठीक है। तो अब ये बातें होगी। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चंस ही बनते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वेदर कॉम्पिटिशन और बोर्ड। तो मान लीजिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कोई हमें मूविंग चार्ज की बात की है, मान लीजिए ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये इस तरफ सर्टन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पर, इसको O1 नाम ले लेते हैं, ऑब्जर्वर 1, राइट। इट इज स्टैंडिंग। तो एक और कोई ऑब्जर्वर है जो दिस इज ऑब्जर्वर 2,
जो कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज सेम वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी चार्ज की है उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, एक तीसरा ऑब्जर्वर भी ले लेते हैं, द थर्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये प्यारे बच्चों, ये इस चार्ज की जो वेलोसिटी है उससे उल्टी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से जा रहा है। ये 3 ऑब्जर्वर है। बड़ा शानदार सवाल है, हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। तो आपको मान लीजिए पूछ लिया कि तीनों ऑब्जर्वर्स के कारण ये मूविंग चार्ज हो गया, तो इस मूविंग चार्ज की एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी स्पेस में। तो इन तीनों ऑब्जर्वर्स के कारण स्पेस में कोई भी पॉइंट मान लो P है, क्या इन तीनों ऑब्जर्वर्स को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी? लेट अस सी। देखिए, पहला ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, राइट? तो अगर ये रेस्ट पर है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू चार्ज की रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ बनी जाएगी। कितनी बनेगी? v - 0, दैट इज v। तो इसको तो ये चार्ज मोशन में नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब रिलेटिव स्पीड होगी तो मतलब वो चार्ज मोशन में होगा ही होगा। तो चार्ज मोशन में होगा तो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसे पता लगेगी। ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है, वो नॉन जीरो आ गई, यानी कुछ ना कुछ है इसके विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो रिलेटिव वेलोसिटी बनी सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी बनी दैट इज 0। तो इसका मतलब इसको लगेगा ये चार्ज मूव ही नहीं कर रहा। तो अगर ये मूव ही नहीं कर रहा तो स्टैटिक चार्ज है। हमें पता है स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू यहां पर स्पेस में जो भी P पॉइंट है, स्पेस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी उसको नजर ही नहीं आ रही चार्ज की। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वर जो है ये नीचे जा रहा है, ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो वेलोसिटी बन रही है वो ओरिजिनल से ज्यादा है, यानी इसको ये मोशन में तो नजर आ रहा है, यानी वो वहां पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा कुछ। तो B3 भी नॉन जीरो होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, B3 विल बी ग्रेटर देन B1। क्यों? क्योंकि हम आगे चल के ये कंक्लूड ही किया गया था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से ही कि जो चार्ज पार्टिकल ज्यादा स्पीड से भागेगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी स्पीड इसके मुकाबले, पहले ऑब्जर्वर के मुकाबले v से कितनी आ गई? डबल। तो डेफिनेटली B3 विल बी ग्रेटर देन B1। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम, राइट? ध्यान रखिए। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि जो मूविंग चार्ज होगा, मैं यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां करंट कैरिंग वायर की बात नहीं कर रहा मैं मूविंग चार्ज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो कोई मूविंग चार्ज होगा वो अपने आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में प्रोड्यूस करेगा वो फ्रेम डिपेंडेंट हुई आपके सामने। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। आप उसको रेफरेंस फ्रेम कह लें टेक्निकल भाषा में, या ऑब्जर्वर कह लें, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा। आपके सामने मैंने प्रूव कर दिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो हियर वी कंक्लूड दैट फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज। आई रिपीट, यहां पर मैं करंट कैरिंग वायर की बात नहीं कर रहा, उसकी भी बात करूंगा अभी मैं। ठीक है, मूविंग चार्ज डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। असर्शन रीजन में ये बन जाएगा सवाल, डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थी, हमें याद रखनी है। आइए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं, जस्ट वेट, मैं लेट मी रब द बोर्ड। आइए बच्चों, तो अब मैं एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं। मूविंग चार्ज की मैंने बात कर दी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है। अब मैं बात करता हूं अगली एग्जांपल में, लेट मी टेक ए करंट कैरिंग वायर, राइट? तो अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट, ये हमने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क की है। पिछले यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो मान लीजिए इस वायर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बाहर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, वो ड्रिफ्ट स्पीड उसकी Vd, ड्रिफ्ट स्पीड हम पढ़ चुके हैं, वो ऑब्वियसली करंट के उल्टा होगी। तो इसी वायर का इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया। यहां पर हमने एक ऑब्जर्वर की बात कर दी। ठीक है, ये इसकी स्पीड भी जितनी इलेक्ट्रॉन की है, डायरेक्शन भी सेम है, नीचे जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, क्वेश्चन आ गया मान लीजिए कि क्या इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? चला देखते हैं। सोचिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट? कि अभी हमने पढ़ा है कि रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप देखोगे सर कि अगर इसकी स्पीड इसके विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड आ ही नहीं रही, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वैल्यू भी सेम है, तो इट विल बी Vd माइनस Vd 0। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू तो ये जो चार्ज है
मूव ही नहीं कर रहा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ रही है, तो मूविंग चार्ज ही प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस आपको लगेगा कि सर इसकी वजह से नहीं होगी, बट इसका आंसर होगा। क्यों? पर डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी, 0 नहीं होगी। क्यों? चाहे इस ऑब्जर्वर की इसके विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड 0 आ रही है, लेकिन भाई साहब इसमें जो प्रोटॉन होगा, राइट, जो कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट तो रेस्ट पे था, राइट, लेकिन इसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में आ जाएगा, राइट। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में आ जाएगा। कैसे? जब हम एक चलती हुई गाड़ी से बाहर जो पेड़ पौधे उनको देखते हैं, वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट तो रेस्ट पे होते हैं, लेकिन आपके विद रिस्पेक्ट टू जो आप गाड़ी में बैठे हो चलती हुई गाड़ी में, उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर गाड़ी आपकी इधर जा रही है, वो उल्टा नजर आते हैं, यानी उसके विद रिस्पेक्ट टू तो उनका रिलेटिव मोशन आ गया। सेम केस में चाहे इस वायर का ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन रेस्ट पर नजर आएंगे, नहीं नजर आएंगे, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में आ जाएंगे ऊपर की तरफ, राइट। तो डेफिनेटली इसकी और इसकी, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उतनी प्रोटॉन की होगी, राइट, एक रिलेटिव स्पीड बन जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पी पर है वो महसूस होगी इसके विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब एक और केस मैं ले लेता हूं। मैं यही सेम एग्जांपल में अब मैंने एक ऑब्जर्वर और बिठा दिया, O1 और O2। अब मेरा सवाल आपसे ये, हमें तो पता लग गया कि चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों के हिसाब से पी पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी ही आएगी, राइट, क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट टू नजर आएगा और इसको प्रोटॉन के विद रिस्पेक्ट नजर आएगा। अभी मैंने बात की आपसे, ठीक है, लेकिन सवाल ये है क्या दोनों के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी पर जो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है क्या वो सेम होगी? फिर सुन लीजिए, इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट बी पर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है क्या वो सेम आएगी? यस, उसका आंसर सेम आएगा। यानी अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि आंसर सेम आएगा, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वायर द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होती। फिर सुन लो, वायर द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होती, किसी मूविंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस की मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होती है, जो हम पहले प्रोड्यूस कर चुके हैं, कंक्लूड कर चुके हैं। अब इसको समझते हैं क्यों इन दोनों की वजह से यहाँ पे सेम आएगी। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, इसको प्रोटॉन की नजर आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन की नजर आएगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो सेम ही है, ठीक है, उनका चार्ज सेम है, तो चार्ज की बात कर रहे हैं, बट डायरेक्शन उल्टी है, तो इसलिए हम प्रूव कर दिया कि वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए वायर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने दो बड़े शानदार आपको बताया, आपको मैग्नेटिक फील्ड का बेस बन गया अब आपका, ये याद रखें मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट में मैं अब आपको बताऊंगा कि हम बात कर रहे थे मूविंग चार्ज की, बी ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, ये होती कितनी है? लेट अस सी, किसी मूविंग चार्ज द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। एक्सपेरिमेंटली हम ये कर सकते हैं, उस ये करने से पहले हम एक लॉ सीखना पड़ेगा, बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ये बस कंक्लूजन पढ़ते हैं हम इसकी, ठीक है, बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, फिर इस पे हम आएंगे मूविंग चार्ज की फील्ड, ठीक है। ये कहता है कोई भी आर्बिट्रेरी शेप वायर है, एनी शेप, उसमें अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर का जो छोटा एलिमेंट लोगे आप, तो इस वायर के बहुत छोटे छोटे एलिमेंट होंगे जो कि स्ट्रेट पोर्शन ही कहलाएंगे। कोई छोटी चीज को हम सीधा मान ही सकते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक स्ट्रेट, एक तरह से छोटी वायर बन गई स्ट्रेट ए बी। तो इस छोटे से हिस्से में भी करंट आई फ्लो करेगा, लेकिन इसकी लेंथ हम डीएल मान लेते हैं, डीएल वेक्टर। तो हम ये याद रखें, जब मैं आई को डीएल के साथ लिख देता हूं, जब आई को डीएल के साथ लिख देता हूं, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट। तो याद रखें, करंट एलिमेंट एक वेक्टर है, करंट एलिमेंट एक वेक्टर है, लेकिन करंट एक स्केलर है। तो आई रिपीट, करंट एक स्केलर है, करंट एलिमेंट एक वेक्टर है। तो हम जब बायट-सैवर्ट्स लॉ की बात करते हैं, बायट-सैवर्ट्स लॉ कहता है कोई भी किसी भी शेप ऑफ वायर का कोई छोटे से छोटा पोर्शन डीएल लेंथ का, अगर उसको आई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो करंट एलिमेंट बन जाता है। वो छोटे करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर के कारण स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर। वो मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पर डिपेंड करती है, वो सीधा सीधा रिजल्ट याद रखना है। मान लीजिए स्पेस पे ये पॉइंट है और ये एलिमेंट से पी तक का जो वेक्टर है दैट इज पोजीशन वेक्टर आर, एलिमेंट से पी तक का वेक्टर, और इस आर वेक्टर और एलिमेंट यानी आइडियल के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो याद रखें, थीटा इट इज दी एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है, ये याद रखें। तो कहता कि ये जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला आया, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड, या सीधा फॉर्मूला लिखता हूं, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर फॉर्म। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको बता दिया, जब इसको एक्स खोलोगे ए बी साइन थीटा आइडियल आर साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल होगा, आर आपको हो गया। ये फैक्टर आपने याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फैक्टर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम होती थी, म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, या हम कह सकते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो ये डाल सकते हैं ऐसा ही यूनिट में। ठीक है, तो ये अगर इसको हम इसका मॉड निकालेंगे, मॉड या तो ऐसे लिखोगे आप, या आप सिंपल लिख सकते हो डीबी बिना वेक्टर के, याद रखें। ठीक है, ये मॉड हो गया। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इट विल बी आइडियल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम म्यू नॉट ओवर 4 पाई। सो दिस इज दी मॉड। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप दोनों फॉर्मूले डिपेंडिंग सिचुएशन निकाल सकते हो। तो ये बायट-सैवर्ट्स लॉ है, किसी छोटे से करंट एलिमेंट के कारण स्पेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, इस क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। अब समझ लें ध्यान से, क्योंकि ये आपका पहला दिन है। अगर आप पहले दिन में डायरेक्शन समझ गए ना, तो आपका ये पूरा का पूरा यूनिट, इस यूनिट में एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर हैं, राइट, और हो सकता है कुछ बुक्स के हिसाब से 3 बनाए हो, तो 2 चैप्टर है। कॉन्सेप्ट में सारे कवर करवाऊंगा, चाहे वो एडवांस की ही हूँ, राइट। तो ये चीज़ें सारी एडवांस की तो है, बेस तो देखिए एडवांस चाहे तीसरी सीढ़ी है, चढ़ना तो हमें पहली सीढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी पर धीरे धीरे आएंगे ना, डायरेक्ट ना आएंगे हम तीसरी सीढ़ी पर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं एडवांस के लिए भी काम आने ही आने हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो अब जिस बच्चे को डायरेक्शन पता लगी, उसका ये वाला यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो अगला यूनिट है, जो बड़ा शानदार यूनिट है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट यूनिट है, जिसमें सारी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो उस बड़ी प्यार से बीतेगा उसका। चलिए सुनो, डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत तरीके हैं। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका है, हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, तो पहले वो बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या तरीका है कि ये देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट को देखिए आप, जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं ना, वो क्लॉक राइट हैंड रूल से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखने से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा होगा, ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल, मैं सारे रूल आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना, आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि अगर ए क्रॉस बी लिखा जाता है तो वो ए क्रॉस बी ही लिखा जाएगा, बी क्रॉस ए से उसका मतलब बदल जाता है, यानी ए क्रॉस बी कैनॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसलिए पहला वेक्टर हमेशा आइडियल वेक्टर रहेगा, दूसरा वेक्टर हमेशा आर वेक्टर रहेगा। तो रूल्स क्या रहा है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर पे सेंस ऑफ रोटेशन चेक करनी है, यानी ये पहला वेक्टर है दूसरा, तो हम पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर पे ऐसे आ रहे हैं क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो रिजल्टेंट ऑब्जर्वर से अवे होता है, यानी अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ का मतलब है जिस प्लेन में आइडियल और आर वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये सारी कॉपी की प्लेन है, ठीक है, कॉपी की प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, राइट। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का आंसर ना ही एक्स में आ सकता है ना ही वाई में आ सकता है, ना ही माइनस एक्स में आ सकता है ना ही माइनस वाई में आ सकता है। तो 2 ऑप्शन बची, या तो जेड में होगा या माइनस जेड में होगा। क्लॉकवाइज घूमने से वो हमेशा नेगेटिव साइड में होगा, इसलिए इसका आंसर है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी माइनस जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसको हम क्रॉस साइन से लिखेंगे। क्रॉस साइन का मतलब है माइनस के कैप, अगर स्टैंडर्ड प्लेन हमने एक्स वाई प्लेन मानी है कॉपी की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर जाने पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो रिजल्टेंट हमेशा नेगेटिव साइड पे आएगा, राइट। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा रिजल्टेंट आपका पॉजिटिव साइड पे आएगा। ठीक है, ये तो चेक करना ही है, तो प्लस ये भी चेक करना है जिस प्लेन में आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर है उस प्लेन में फील्ड नहीं हो सकती। यानी अगर आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर वाई जेड प्लेन में है तो ना फील्ड वाई में होगी ना जेड में होगी, ना माइनस वाई में ना माइनस जेड में, तो कहाँ पे आएगी, या एक्स में या माइनस एक्स में। पॉजिटिव साइड में कब आएगी, जब रोटेशन पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, अदरवाइज नेगेटिव साइड में आएगी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए डायरेक्शन बता दी। अब दूसरा रूल क्या है, राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, थंब आप करंट की तरफ रखिए और ये जो पाम है ये वाली, तो मान लीजिए आपका हाथ ऐसे आ रहा है, तो आपके तरफ पाम वाला हिस्सा है तो उसी तरफ फील्ड होगी। तो इससे देखना है, जैसे यहां पर देखिए ऐसे रख दिया, राइट, तो जो ये वाली पाम है वो बोर्ड के अंदर जा रही है तो क्रॉस साइन, या फिर ऐसे ऐसे रखा, ये जो 4 उंगली है ये वाली ऐसे मार दो, ठीक है, कोबरा बन जाओ ऐसे। तो करना क्या, तो ये ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ऐसे कह दिया या ऐसे कह दिया, बात एक ही है, तो इनवर्ड्स आ गई। ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बायट-सैवर्ट्स लॉ है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बायट-सैवर्ट्स लॉ बता दिया, तो अब मैं मूविंग चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड कह रहा था तो मैं लिख देता हूँ बी ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बायट-सैवर्ट्स लॉ से आ जाएगी। तो सिंस
डी वी, तो जो वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। तो यू कैन पुट, अगर आपको यहाँ चार्ज बनाना है तो करंट से चार्ज बन जाएगा। कैसे? करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा, तो ये आप यहाँ डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया डी बी वेक्टर म्यू नॉट बाय 4 पाई, राइट। सो आई बन गया डी क्यू बाई डी टी, साथ में डी एल वेक्टर और क्रॉस एज इट इज आ गया। अब इसको इकट्ठे कर लो, डी एल और डी टी को एक तरफ कर लो, यानी डी एल बाई डी टी क्या हो गया? वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई डी क्यू वी वेक्टर डी एल बाई डी टी वी लिख दिया, वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ये तो स्केलर है, इसको एज इट इज साथ में लिखते चले जाओ। इसको एक्सपैंड कर लो, दिस इज वी आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, ये इससे कट गया, तो ये डी बी हो गया। यानी अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों तरफ तो टोटल फील्ड आ जाएगी। तो आप सीधा ही आप लिख सकते हैं एक चार्ज के कारण जो फील्ड आ गई, डी क्यू को क्यू लिख दो, इसको आप लिख दीजिए वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। दिस इज ए ऑल्सो ए गुड रिलेशन। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ से निकला है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो तो पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, राइट। प्लस कंपटीशन के लिए चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज, नॉट ए वायर, आई एम अगेन सेइंग, वायर तो आपको बता दिया बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ से चार्ज का हमने मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन निकाल लिया। एक मूविंग चार्ज स्पेस में अपने आसपास इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। रिमेंबर वन थिंग, थीटा इज हियर, थीटा इज द एंगल बिटवीन चार्ज एंड वेलोसिटी। और बायट-सैवर्ट्स लॉ में थीटा क्या था? करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर और आर के बीच का एंगल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना हो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू क्रॉस वी बाय आर क्यूब। जैसे आइडियल वेक्टर की जगह क्यू आ गया, बाकी सेम है। तो आप देख लीजिए, एक्सपैंड करोगे तो यही बनेगा आपका। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। अब हम बात कर रहे हैं प्योरली स्ट्रेट वायर की। बायट-सैवर्ट्स लॉ ने तो कह दिया कि आप मेरा लॉ यूज करके किसी भी शेप ऑफ वायर की मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास कितनी है वो निकाल सकते हैं। तो यानी अब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं स्ट्रेट वायर की। बड़ा ही फेवरेट सवाल है, राइट। स्ट्रेट वायर के सवाल तकरीबन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो नीट है, चाहे जेई मेंस और एडवांस है। समझना ध्यान से, बड़े शानदार इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ठीक है। तो बहुत तरह की स्ट्रेट वायर्स होती हैं, ठीक है। कुछ इसके जनरल रिजल्ट है। अब इसको एक बार मैं डेराइव करूंगा फॉर्मूले को। डेरिवेशन सीबीएसई वगैरह, आईसीएसई वगैरह में डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो आप डेरिवेशन हमने करनी है। जो एडवांस की तैयारी भी कर रहे हैं, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा, राइट। तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसा मत करना अब डेरिवेशन आ गई, राइट, तो हमें क्या ही देखना है, जरूर देखिए, राइट। तो बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, राइट। इसमें करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है। तो इस वायर की वजह से स्पेस में एक पॉइंट है पी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ दिया, राइट। तो इसकी दूरी यहाँ से करंट एलिमेंट एक मान लेते हैं हम, चलो हम यहाँ पे करंट एलिमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी x मान लेते हैं, इसको x मानना है तो इसको dx मान लो, ठीक है। तो करंट एलिमेंट आ गया आई डी एक्स, ऊपर वेक्टर, ठीक है। तो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा था, तो यहाँ से आर वेक्टर बना। आपको पता है करंट एलिमेंट से पॉइंट तक की दूरी को आर वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एंगल थीटा ले लिया, इसको आर ले लिया हमने, ये डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो दिस बिकम्स 90 प्लस थीटा, ठीक है। यानी इस केस में करंट एलिमेंट के पोजीशन वेक्टर में और आइडियल वेक्टर में एंगल 90 प्लस थीटा है, राइट। ये ध्यान रखना। तो पहले ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से लिख देते हैं मैग्नीट्यूड म्यू नॉट ओवर 4 पाई बायट-सैवर्ट्स लॉ। आइडियल की जगह आई डी एक्स आ गया, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया, ये दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये दूरी कितनी हुई, ये आर स्क्वायर हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो ये इसका बन गया, ठीक है। अब पूरी वायर की वजह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको जितना सिंप्लीफाई करते हैं कर सकते हैं। डी बी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, लिख दीजिए, अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर कॉस थीटा है तो हम थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ से इस ट्राइंगल से टेंजेंट थीटा भी निकालते हैं। तो इस ट्राइंगल से जो टेंजेंट थीटा बना दैट इज एक्स बाय आर, तो एक्स की वैल्यू आई आर टेन थीटा, ठीक है। एक्स अगर आर टेन थीटा है तो डी एक्स कितना होगा,
dx शुड बी r tan थीटा की डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आप इसमें dx की जगह ये पुट कर सकते हैं, तभी d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपका बन जाएगा। तो ये जब इसमें पुट किया तो हमारे पास db आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dx की जगह सारा डाल दो r सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस थीटा d थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x से r tan थीटा यहाँ डाल दीजिए, तो r tan थीटा हो गया r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन आ गया, r स्क्वायर अंदर क्या बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो नीचे सीधा आ गया r स्क्वायर कॉमन आ गया इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये इससे कट गया, एक r इससे कट गया। तो जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल देते हैं, बाकी को इंटीग्रेट कर देते हैं। i भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, इधर इंटीग्रेट हो गया cos थीटा d थीटा, इधर इंटीग्रेट हो गया। मैं जरा मार्कर चेंज करूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब लिमिट्स थीटा की डालनी है। कैसे डालनी है ध्यान से देख लीजिए। लिमिट्स के लिए ये कोना और ये कोना दोनों कोने जोड़ने हैं, तो यहाँ से कोई ना कोई एंगल होगा, यहाँ से कोई ना कोई एंगल होगा, ये एंगल चौथे क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, या ये कह लो कि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव होगा थीटा 1, तो ये कितना होगा थीटा 2। तो लिमिट्स चलेंगी माइनस थीटा 1 से थीटा 2, राइट। तो चलिए db की इंटीग्रेशन होगी b, और बाकी एज इट इज टर्म आ गई म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर, कॉस की इंटीग्रेशन इज साइन माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, ये साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा 1, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, डेरिवेशन कंप्लीट होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण जब वो स्ट्रेट वायर के कोने यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आई करंट, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। आइए इसके बहुत सारे स्पेशल केस बनेंगे, वो देखते हैं फटाफट से। लेट मी रब दी बोर्ड। आइए प्यारे बच्चों, तो स्ट्रेट वायर के वेरियस स्पेशल केसेस ऑफ ए स्ट्रेट वायर। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमें पता लग गया। ठीक है, कैसे याद रखना है, जब इस तरह से कोई वायर बन जाए, ये एंगल्स गिवन हो, ये थीटा 1 माना हमने, ये थीटा 2 माना। ठीक है, ये दूरी r गिवन हो, ये i ये p। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्शन देखिए राइट हैंड पाम रूल से, आपको पता है अंदर की तरफ, ये हथेली अंदर की तरफ जा रही है, क्रॉस साइन माइनस k कैप। तो ये फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r साइन। ठीक है, अब इसी से बनाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, केस 1 मान लेते हैं, एक एक करके चलते हैं। तो ये जो केस बताने जा रहा हूँ, इस पर JEE में यानी मेन और एडवांस दोनों में कई बार सवाल आ चुका है। ध्यान रखें, मेन प्लस एडवांस। तो ये केस याद रखना, बड़ा स्पेशल केस है, खास केस है, आम किताबों में नहीं मिलता। तो मान लीजिए वायर ये है, और जो पॉइंट P है ना, वो ऐसे सिमेट्रिकली ना पड़ा हो, वो कहीं नीचे आ जाए, वायर के नीचे आ जाए या कहीं ऐसे चला जाए, एसिमेट्रिकली पड़ाओ। व्हेन द पॉइंट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द वायर, उसका मतलब है वायर के बिल्कुल ऐसे सामने ना आए, ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए। तो कैसे करना है, तो एक स्पेशल केस। तो हमें याद रखना है कि थीटा 1 थीटा 2 एंगल्स बनाने होंगे जो वायर के दोनों कोनों को जोड़ते हैं, याद रखने। तो ये कोना इस पॉइंट से मिलाना होगा, जैसे यहाँ इसको मिलाया इस पॉइंट से, ऐसी जैसे यहाँ से ये कोना यहाँ मिलाया, तो यहाँ से ये कोना ऐसे बनेगा। लेकिन अब होगा क्या, ये एक हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए होगा, तो उसके लिए ये आप एक्सटेंड कर लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल मिल गया, यहाँ से एंगल बनाएंगे। तो इस कोने के लिए एंगल ऐसे रिप्रेजेंट हो गया थीटा 1, इस कोने के लिए एंगल रिप्रेजेंट हो गया ये बाहर से थीटा 2। जैसे इस कोने के लिए एंगल थीटा 2, इसके लिए थीटा 1, तो ऐसे ही इस कोने के लिए एंगल यहाँ से थीटा 1, इस कोने के लिए एंगल थीटा 2। तो जब आप सेम तरीके से ड्राइव करोगे, तो अब क्योंकि ये एंगल थीटा 1 तो x से नीचे आ रहा था चौथे क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव लिया गया, ये सारे x से ऊपर ही आ रहे हैं, या एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो जैसे इस डेरिवेशन में लिमिट्स डाली थी माइनस थीटा 1 से थीटा 2, इसमें क्या डाली जाएगी, अकेली थीटा 1 से थीटा 2, तो पॉजिटिव माइनस नहीं आएगा, तो उस चक्कर में ये बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो इस स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। यहाँ प्लस या माइनस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये डायग्राम दिमाग में रखिएगा। मैं क्वेश्चन भी मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखना, एंड लास्ट में मैं जितना मैंने कराया उसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जो ये मेरी वीडियोस देखते हैं, पहली बार आए हैं, अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए, आपको किस तरह का ये आज का लेक्चर लगा, ताकि प्लीज़ लेट मी नो एवरीथिंग, और इससे मेरे को एनकरेजमेंट ही मिलेगी, ताकि और बेटर आपको और बेटर कंटेंट मैं यूट्यूब पे क्रिएट कर पाऊँ। चलिए आगे।
बढ़ते हैं। ये केस 1 हो गया। तो ये सारे एक तरह से न्यूमेरिकली आप मान सकते हैं, डायरेक्टली भी जनरलाइज वे में भी पूछे जाते हैं। केस 1 ही हो गया। केस 2 की बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, ऐसे शब्द गिवन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। कई बार लॉन्ग वायर लिखा होता है तो उसका मतलब यही है कि इनफाइनाइट वायर है, दोनों तरफ से कोने नहीं है, मतलब ऐसे इधर से भी इन्फिनिटी, इट इज ए लॉन्ग वायर, ये पहचान है। तो अब पॉइंट जैसे मर्जी रखो तो ठीक है, यहां रखोगे तब भी ऐसे लगेगा, यहां पर है तो इन्फिनिटी है दोनों कोने। तो अब ध्यान से देखिए ये आ रहा है, क्या ये कोना जोड़ सकते? नहीं। क्या ये जोड़ सकते? नहीं। जब ये जोड़ नहीं सकते तो ये चीज हमेशा ऐसे नजर आएगी, ये चीज हमेशा ऐसे नजर आएगी, यानी एंगल कितने बनेंगे, यानी θ2 भी π/2 बनेगा 90 डिग्री, θ1 भी π/2। तो आप ये दोनों इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो b आ जाएगी sin π/2 प्लस sin π/2, 1 + 1 2, 2 कट जाएगा। तो ये किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, किसी भी पॉइंट पर स्पेस पर, याद रखना μ0I/2πr। केस 3, मान लीजिए ऐसे आ जाए वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग तो है, तो इसका दूसरा नाम होता है सेमी इनफाइनाइट वायर, या आप ये कह सकते हैं इसका एक कोना इन्फिनिटी है, दूसरा इन्फिनिटी नहीं है, यानी पॉइंट P उसके वन ऑफ द एंड्स पे पड़ा है, याद रखना एंड्स पे पड़ा है। तब इसका नीचे से कोई एंगल तो होगा नहीं, अगर नीचे से कोई एंगल नहीं है तो θ1 नहीं है इसका, तो θ1 0 है। ये कोना कभी जोड़ नहीं सकते, तो आपका जो θ2 है वो π/2 है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट कर दो, sin θ2 यानी sin π/2 प्लस sin θ1 यानी sin 0 1। तो इसका किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा μ0I/4πr। आइए आगे भी कुछ और स्पेशल केस लेते हैं, मैं बोर्ड रब करूं। हाँ जी मेरे बच्चों, तो केस 3 हो गया था। केस 4 लेते हैं वायर का, स्ट्रेट वायर का। अगर एक फाइनाइट वायर है, यानी वो एक्चुअल लेंथ गिवन है और पॉइंट जो है ठीक उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ा है, ऐसे आपको लग रहा है, तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितना ही एंगल उतना ही होगा, दोनों सेम होंगे। तो बस बेसिक फॉर्मूले में आपने दोनों एंगल सेम डाल देने हैं, θ2 भी θ है, वो भी θ है, तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसी केस 5 भी लेते हैं। केस 5 में क्या है, वायर फाइनाइट है लेकिन पॉइंट P उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एंड पे पड़ा है, तो इसका ये कोना तो जुड़ जाएगा, θ2 होगा, इसका θ1 नहीं होगा, तो ये डाल देंगे हम इसमें। यानी ये भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही हैं, sin θ2 कुछ ना उस क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये 5 केस स्ट्रेट वायर के बनते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है। अब मान लीजिए उसी स्ट्रेट वायर को किसी आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया होगा। वो आर्क सेमी सर्कुलर आर्क भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, क्वार्टर भी हो सकती है, या आर्बिट्ररी शेप आर्क भी हो सकती है, जो ना ही सेमी सर्कल है, कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं बन रही। तो कैसे करना है, चलिए ये भी एक डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको याद रखना है। मान लीजिए एक आर्क है, सर्कुलर आर्क, कोई पता नहीं अब किस तरह से, ये अगर सर्कुलर है, पूरा सर्कल बनता तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होता, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसमें करंट एलिमेंट ले लो आई dl वेक्टर, ये आई फ्लो कर रहा है, तो इसको बायट-सेवर्ट्स लॉ से ही कर लेते हैं। तो ये करंट एलिमेंट टेंजेंट होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90। जब इस पे बायट-सेवर्ट्स लॉ लगाओगे μ0/4π, तो आई dl क्रॉस आर, dl आई dl और आर वेक्टर तो ये रेडियस वेक्टर ही है, उसके बीच का एंगल 90 होगा, तो सीधा डाल दें आई dl sin 90 अपॉन r², आर यानी ये। ठीक है मेरे बच्चों, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, अंदर dl। तो व्हाट इज द, ऑब्वियसली dl, ये टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो ये आर्क की लेंथ कितनी होगी। अगर ये आर्क मान लो सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क होगी r थीटा। सीधा इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह डायरेक्टली आप डाल दो μ0I/4πr² l r थीटा आप डाल दे। ठीक है, r से r कट गया, ये बन गया μ0/4π I θ/r। ठीक है मेरे बच्चों। तो अब इसको एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं। याद करने के लिए इस मैंने ऐसे याद किया हो, थोड़ा इजी रहता है। 2π को स्प्लिट कर लिया, r ऑलरेडी है, 2π को लिख दिया 2 × 2π, तो r इधर ले, तो μ0I/2r θ/2π। ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आपने कोई भी आर्क हो, बस देखना उस आर्क ने सेंटर ऑफ सर्कल पे कितना एंगल बनाया है वो यहाँ डाल देना। अगर डिग्रीज में डालोगे, मान लो 30 डिग्री, तो नीचे 2π नहीं डालना, कितना डालना है 360 डिग्री, या फिर 30 डिग्री को जब π/6 लिखोगे तो नीचे 2π रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी से बहुत सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में सर्कुलर आर्क पूछ लिया, सर्कुलर आर्क में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ पे कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रही है कोई, तो कितना, सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाती है 360 डिग्री, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लो μ0I/2r
थीटा अगर 2 पाई रेडियन डाल दें तो सर्कुलर आर्क की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, μ/2r। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर यही आर्क होती सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कल सेंटर पे कितना, सेमी सर्कल सेंटर पे 180 एंगल बनाता है। थीटा अब यहाँ डाल दें, कितना डालोगे, पाई रेडियन, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला बन जाएगा थीटा π/2 पाई, तो ये बन जाएगा μ0 n/4r, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी लेनी। ऐसे ही ये क्वार्टर सर्कल होता, तो क्वार्टर सर्कल के लिए सेंटर पर अब सीधा ही या थीटा 90 डाल दें या सीधा कर दें इसका हाफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा μ0 ni/8r। तो इस तरह से आप एक जनरल आर्क के फॉर्मूले से ये सारे स्टैंडर्ड फिगर्स के फॉर्मूले आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। जितना मैं डिस्कस किया उससे पहले कुछ डायरेक्शंस भी मैं बता दूँ स्पेशल केसेस की। अगर ये सर्कुलर वायर है तो इसमें आप किस तरह से डायरेक्शन निकाल सकते हो, अगेन राइट हैंड रूल लगा सकते हो। इसमें एक तरीका तो ये है कि आप करंट की तरफ अपनी उंगलियां इंसर्कल करके थंब जिस तरफ जा रहा है उस तरफ फील्ड होएगी। अगर करंट ऐसे होता तो फील्ड बाहर को आती, अगर ऐसे तो अंदर की तरफ जाती। तो यहाँ साफ पता लग रहा है अंदर की तरफ, यानी क्रॉस साइन। एक तो ये तरीका है, ठीक है। यानी स्ट्रेट वायर में हमने देखा था राइट हैंड पाम रूल कि हमने ऐसे करना है या ऐसे करना है। आर्क में यानी स्ट्रेट वायर में थंब करंट की तरफ रखना होता है, आर्क में फिंगर्स को करंट की तरफ रखकर थंब बताता है, ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ 3D में वायर पड़ी हो, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, डॉट का मतलब है वायर 3 डायमेंशन में YZ प्लेन में पड़ी है, यानी पीछे से बाहर करंट आ रहा है, यानी ये वायर ऐसे आ रही है और करंट बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट साइन। ऐसी दो वायर्स ऐसे पड़ी हैं, तो इन दोनों वायर्स की वजह से यहां पर फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस मार्क करते हैं। तो इन वायर्स में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए। तो आपने करना क्या है, आपने ऐसे इमेजिन कर लेना कि अगर ये सर्कुलर आर्क होती, यानी अगर इसकी ये बड़ी सर्कुलर आर्क होती और इसमें सेंटर पर फील्ड बाहर की तरफ निकालनी होती, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट सोचना था, तभी फील्ड बाहर की तरफ आती। डॉट मींस बाहर। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये भी एक आर्क है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसको बड़ा करके बना दिया मैंने इसी चीज को। तो इसके टेंजेंट मैग्नेटिक एक बना लेना, जो टेंजेंट ये होगा यानी उसके राइट साइड पर हर पॉइंट जो इसके ऐसे सिमेट्रिकली पैरेलल पड़े हैं, तो फील्ड ऐसे ही आएगी ऊपर की तरफ। जैसे इसमें बना के देख लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए, अगेन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तभी बीच डॉट आएगा, तो यहां पर ठीक इसके बगल में पॉइंट है, तो ऐसे टेंजेंट बनेगा एरो की तरफ, तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे आ जाएगी। और क्वेश्चन में गिवन था ये दूरी सेम है, ठीक है, तो इसकी फील्ड ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट बन जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी पर जो दोनों वायर्स द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 आ जाएगी। यानी 3 डायमेंशन में जब वायर हो तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे भी डायरेक्शन बनाकर बताता हूं। ये एक वायर है, क्रॉस साइन मींस फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, डॉट मींस फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो इन दोनों वायर्स की वजह से पी पॉइंट पे डायरेक्शन मार्क करते हैं, और ये 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्रॉस साइन का मतलब थोड़ा बड़ा करके कर लीजिए, जब भी बीच में क्रॉस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस सोच लेनी है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे बना दो। ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि इसके इस डायरेक्शन में पॉइंट पड़ा है, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे आएगी। इसमें ऐसे सोच लो कि डॉट है, तो अगर ऐसे सोचोगे तो टेंजेंट ऐसे, मतलब कि पॉइंट ऐसे पड़ा है तो इस पे ऐसे आएगी, यानी इसी के पैरेलल। तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे, इसकी वजह से फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। तो जो भी फील्ड बनी तो 90 पे 2 वेक्टर्स होते हैं, तो रूट b1² प्लस b2² से हमें फाइनल आंसर निकालना चाहिए। तो 3D में जब वायर्स हो तो इस तरह से डायरेक्शन सोच लिया कीजिए, फटाफट से आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, आइए अब आगे कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इस तरह के बड़े फेवरेट सवाल होते हैं, चाहे नीट है, चाहे जेई मेन है, चाहे एडवांस है, ध्यान से कीजिएगा। तो ऐसे 2 वायर्स पड़ी हैं, मैं आपको बता चुका हूँ 3 डायमेंशन में पड़ी है। डॉट मीन्स करंट बाहर की तरफ आ रहा है, क्रॉस मीन्स करंट अंदर जा रहा है। दोनों वायर्स में करंट आई है, ये दोनों की दूरी यहाँ से a है, ये √3 है। आपको पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स द्वारा जो P पॉइंट पे बन रही है निकालनी है, दोनों वायर्स द्वारा जो P Q पर है वो निकालनी है। ठीक है, Q कोई पॉइंट है स्पेस में, A कॉम है उसके कोऑर्डिनेट्स है, पहले P पे निकालते हैं। पहले डायरेक्शन मार्क करनी है, 3D में आपको बता चुका हूँ। इसको थोड़ा एनलार्ज करके मान लीजिए, डॉट है बीच में, तो एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमा दीजिए, करंट उस तरफ फ्लो कर जाएगा। तो क्योंकि पॉइंट इसके टेढ़ा पड़ा है, तो ऐसे बनाकर यहाँ टेंजेंट सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए,
ठीक है, एक बार पक्का हो जाएगा तो अर्ली कर सकते हो। तो इसके पैरेलल यहाँ पे फील्ड बना दीजिए। तो इस वायर की फील्ड यहाँ पर मान लो B1 इस तरफ है, सिमिलरली यहाँ क्रॉस है तो क्लॉकवाइज सोच लीजिए, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, इसके पैरेलल टेंजेंट बना दीजिए, ये B2 इस वायर की वजह से होगी। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, बस वो पहले पार्ट का आंसर बन जाएगा। तो उसके लिए ये एंगल निकालना पड़ेगा दोनों। ठीक है, तो करते हैं। ये ए है, ये √3 है, तो ये एंगल निकल सकता है। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस √3 हो गया 60 डिग्री, ये 60 है, ये 90 है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 90/60, ये 30 हो गया। ठीक है, तो ये भी 30 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होगा, एंगल भी सेम है, तो साइन के कंपोनेंट कैंसिल हो गए। तो जो नेट होगा कंट्रीब्यूशन केवल होगा 2b cos 30 द्वारा। तो b कितना हो जाएगा इस वायर का, स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है μ0I/2πr। r ये हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से आ गया, √a² प्लस √3a का स्क्वायर हो गया 3a²। ठीक है, तो 4a² हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बना ना, तो a² प्लस 3a², 4a² यानी 2a हो गया, तो ये 2a हो गया। तो μ0I/2π इंटू 2a इंटू cos 30 इज √3/2। एक बार ये एंगल चेक कर लो, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये 90, सॉरी मैंने गलत कर दी, टेंजेंट थीटा √3 यानी एंगल tan थीटा √3 होता है, tan थीटा होता है, tan 30 होता है √3, नहीं ठीक ही आता, 60 ही होता है क्योंकि एंगल बढ़ता है। ये 60 हो गया, ठीक है, ये 90 60, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। हाँ, यहाँ गड़बड़ की है मैंने शायद, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, ये कैसे 60 हो गया, ये 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा। क्योंकि याद रखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हम लिखते हैं ना IDL क्रॉस R, वो IDL के भी परपेंडिकुलर होता है, R के परपेंडिकुलर होता है, तो ये R है, इसके परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये 90 होगा पूरा, 90 में तो 60 आएगा, तो ये 60 आएगा, तो फिर ये 60 आएगा, तो ये cos 60 हो जाएगा। cos 60 कितना हो गया, हाफ, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बन गया μ0I/4πa। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, j। आई होप इट इज क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट में देखिए। अब सेकंड पार्ट में यहाँ निकालना है, तो मैं यहाँ अगर अलग से डायग्राम बनाऊँ तो थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये तो गया काम से, यहाँ एक वायर थी, डॉट यहाँ क्रॉस, तो ये पॉइंट है, तो इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये डिस्टेंस a है आपका, ये डिस्टेंस a है। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर है पॉइंट a, A कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब ये दूरी भी a हुई। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो गया 2a + a, तो √5a बन गया ये पाइथागोरस थ्योरम से, √5a, क्योंकि आपका, चलो पूरा ही कर लेते हैं, 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 5 यानी √5। हाँ बिल्कुल ठीक, ये 90 हो गया, ये मान लीजिए थीटा हो गया, ये हो गया आपका 90 - थीटा। तो पहले इस पॉइंट पर डायरेक्शन मार्क करते हैं। देखिए इस पे क्लॉकवाइज मान लीजिए, क्लॉकवाइज मीन्स अब ये पॉइंट बिल्कुल ऊपर है, तो ऐसे टेंजेंट होगा, तो इस वायर की फील्ड होगी ऐसे, इस वायर की फील्ड होगी ऐसे, वही टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से इसको प्रोड्यूस कीजिए। ये मान लो B2, ये मान लो वायर 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, डायरेक्शन मार्क कर ली। अगर ये 90 ये 90, ये थीटा, तो 90 - थीटा, ये थीटा, ये 90 - थीटा, तो ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो B1 का इधर कंपोनेंट आ गया B1 cos थीटा, इधर आ गया B1 sin थीटा। तो बेसिकली या तो इसका रिजल्टेंट या कंपोनेंट की फॉर्म में कर लेते हैं। जो नेट फील्ड बनी वो बनी वेक्टर फॉर्म में, लिख देते हैं B1 cos थीटा j प्लस B2 I माइनस, क्योंकि माइनस साइड पर है, B1 sin थीटा I। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे कर देते हैं B1 cos थीटा j, यहाँ इसको कंबाइन कर देते हैं B2 - B1 sin थीटा I, वैल्यू डाल देते हैं। B1 यानी इसकी फील्ड यहाँ पर, ये आ गई μ0I/, लॉन्ग वायर है 2πr, r इसका ये है √5a, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2a अपॉन √5a। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ में आ गया j। B2 यानी इसकी फील्ड यहाँ से यहाँ तक बन गई μ0I/2πa माइनस ऑफ B1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, μ0I/2π
√5a इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a/√5a, साथ में आ गया आई कैप। इसको सॉल्व कर लो बस, तो यू विल आई जे कैप और आई कैप में आपका आंसर बन जाएगा। ज़्यादातर ऑप्शन ना ऑब्जेक्टिव में वेक्टर फॉर्म में ही आती हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो जो भी आपका फाइनली सॉल्व करके आया, तो आई कैप जब भी एक वेक्टर को xi + yj लिखते हैं तो उसका मॉड कैसे निकालते हैं, √(x² + y² से आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, एक बड़ा शानदार सवाल डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, ये वही मैं सवाल करवा रहा हूँ जो गेम चेंजिंग सवाल है, जिसपे हर बच्चा फंसता है। ठीक है, आम किताबों में बहुत सारे आपको इजी पीजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो मैं वैरायटी करवा रहा हूँ आपको। यानी आप अगर मेरी वीडियो से ये देखेंगे लगातार, तो आपको जो जिसमें आप फंसते हो ना, वो आपको हर लेक्चर में मिलेगा। ये ध्यान रखना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कभी करूँगा। राइट, तो जरूर मैं फिर कह रहा हूँ, जरूर अपने कमेंट्स डालिए कि आपको आज का लेक्चर कैसे लगेगा, ताकि मैं आने वाले लेक्चर्स में ये जो सीरीज़ चला रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट्स जरूर डालें अपने, उससे एनकरेजमेंट होती है। तो प्लीज़ ऑल ऑफ यू ट्राई टू एनकरेज मी। एनकरेजमेंट मतलब आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट, थोड़ा लैंग्वेज का मतलब ख्याल रखते हुए यू कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज मी। ठीक है, तो अगर आपको तारीफ करनी है तो खुल के तारीफ कीजिए। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली JEE एडवांस में आया था, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बड़ा ही फेवरेट सवाल है। और इसी तरह का इससे पहले भी 10-12 साल पहले JEE एडवांस में आ चुका है। तो अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये स्ट्रेट वायर्स हैं, 12 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टार शेप फिगर में 12 स्ट्रेट वायर्स हैं, और उनमें हर एक में करंट आई फ्लो कर रहा है। ये एंगल थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट 4a गिवन है, और सिमेट्रिकल फिगर है। तो सिमेट्री के हिसाब से ये इसका सेंटर आया, तो पूरी वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। राइट, तो इस सिमेट्री के हिसाब से ये 2a, ये 2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ऐसे ये भी 2 है, तो ये भी 2 है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या, मैं कोई एक वायर चूज करता हूँ, क्योंकि सभी की वजह से डायरेक्शन तो सेम ही आएगी। ठीक है, आप चेक कर लें, तो एक ही तरफ डायरेक्शन आएगी, तो वेक्टर फॉर्म में आपको ऐड ही कर देना है। तो यानी स्ट्रेट किसी भी एक स्ट्रेट वायर का जो फॉर्मूला होगा, तो हमने जो निकाला है μ0/4πr साइन, या तो साइन θ2 + θ1 वाला लगेगा, या साइन θ2 - साइन θ1 वाला लगेगा। जो पहचान करते हैं कौन सा लगेगा। तो मैं मान लीजिए ये वायर उठाता हूँ, ये वायर इस वायर की वजह से यहाँ पे निकालनी है। तो आपको बताया था इस वायर के विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट एसिमेट्रिकली पड़ा है। कैसे पता लगा कि इस वायर के विद रिस्पेक्ट टू ये नीचे है या ऊपर होगा, इसके सामने नहीं है, तो हिंट मिलता है। तो मुझे कोने जोड़ने पड़ेंगे। तो आपकी बताओ क्या किया था, ये कोना हो गया इसका, ये इसका जुड़ा हुआ है, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल चाहिए होता है, तो हमने ड्रा कर लिया, ये परपेंडिकुलर। यहां से एंगल देखते हैं, इस कोने के लिए एंगल कितना बताया था, θ1, इस कोने के लिए यहां से एंगल कितना बताया था, θ2। तो ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन θ2 - साइन θ1। इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब सारा काम होगा θ2 θ1 निकालना है। निकाल लेते हैं बड़े आराम से। सिमेट्री के हिसाब से ये a होगा, ये भी a होगा, यहां तक भी a होगा, यहां तक भी a होगा, तभी तो a + a 2a, a + a 2a बनेगा। यहां से यहां तक की दूरी तभी 4a बनेगी। सिमेट्री के हिसाब से ये क्वेश्चन में गिवन था, सिमेट्रिकल फिगर है। तो अब ये ट्राइंगल बन गया, ये वाला, इस ट्राइंगल को अलग कर दूं, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है जी, इसी हिसाब से बनाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। हाँ, ये θ2 है, ये कोई एंगल थीटा। तो अब देख लेते हैं, ये 2a है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये a है। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर, राइट एंगल ट्राइंगल है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a/2a। cos थीटा हाफ कब होता है, 60 डिग्री पर, तो θ2 यहाँ पर निकाल लिया 60, तो ये पूरा 60 है, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया फिर। ठीक है, यानी ये 30 हो गया। तो सिमेट्री के हिसाब से आप देख लीजिए, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 30 हो जाएगा, तो θ1 30 होएगा, θ2 60 हो गया। तो ये बन गया आपका आंसर आ चुका है, μ0I/4πr, r यानी a, साइन θ2 यानी साइन 60 - साइन 30 × 12। तो कर लीजिए, ये बन गया 12 μ0I/4πa। बस, दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बड़े शानदार सवाल हैं। ये क्वेश्चन में भी बच्चे फंसते हैं। अगेन आई से कि मैं नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें आप फंसोगे। एक, इस वायर को इस तरह से बेंड किया हुआ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी x है, यहाँ से यहाँ, ये एक वायर है, ये एक वायर है, वायर 1 2, दोनों α/α2 एंगल पर है, ये पॉइंट r की दूरी पर है। इस बाइसेक्टर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ये उसका आंसर है। ऐसे एक रेगुलर पॉलीगन है n साइड्स का, जिसको एक वायर की तरह बनाया है, जिसकी टोटल लेंथ 2πr, उसके सेंटर ऑफ पॉलीगन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस फॉर्म में आंसर निकालना है। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, ये पहला लेक्चर था, ठीक है, जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ। तो अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या जो मेरे को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिए किस तरह से आपको लगा ये, ठीक है। ये सीरीज़ बोर्ड के लिए, जेई मेन इस साल सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, नीट इस साल के लिए, इवन एडवांस के लिए ये मैं चलाऊँगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से हम आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिज्म मैटर पर, फिर हम EMI करेंगे, ठीक है। फिर मैं बैक कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और AC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पूरा डिटेल में ख़त्म करेंगे एडवांस लेवल तक। अपने फीडबैक, अपनी एनकरेजमेंट जरूर देते जाइए। अगले लेक्चर में मैं यहीं से इनको दोनों को सॉल्व करूंगा। अगर आपके आंसर आ जाएं तो जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, सर हमारे आंसर आ चुके हैं जो आपने बताए। तो मुझे जानकर खुशी मिलेगी कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मैं भी उनके लिए मेहनत करूँ। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगले लेक्चर में मैं अगेन फुल क्वेश्चंस करवाऊंगा, कवरिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑफ exclusive questions of straight wire, any kind of wire, arc and all. Then we will move forward to the next concept. धन्यवाद प्यारे बच्चों।